नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम यूपीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन पीवीएच और क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, डिटरमाइन द बेस सप्लाई वोल्टेज VBB दैट पुट द ट्रांजिस्टर इनटू सैचुरेशन। बेस सप्लाई वोल्टेज का निर्धारण करें जो ट्रांजिस्टर को संतृप्त करती है। तो क्वेश्चन में करंट गेन कितना दिया हुआ है, वो हमें 200 दे रखा है और हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक बेस रेजिस्टेंस गिवन है RB 50 किलो ओम का, एक कलेक्टर रेजिस्टेंस गिवन है RC 2 किलो ओम का, एक कलेक्टर वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट का। तो पहले इन सब चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं। VCC 10 वोल्ट, बीटा 200 और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों, वो है बेस एमीटर वोल्टेज। उसका मान कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि बेस एमीटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है, लेकिन इसकी एक थ्योरी है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। जो बेस एमीटर वोल्टेज होता है, बेस एमीटर वोल्टेज, इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर, यानी कि जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा बेस और एमीटर के बीच में, उसे बोला जाता है बेस एमीटर वोल्टेज। और जो उसका मान होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। तो सैचुरेशन स्टेट में जो बेस एमीटर वोल्टेज होगा वो नियर अबाउट 0.7 वोल्ट होगा। इसके बाद हम इस वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो सैचुरेशन वोल्टेज हमेशा VBE बेस एमीटर वोल्टेज कितना होगा, 0.7 वोल्ट होगा। तो इस चीज को भी आपको याद में रखना है। और बेस रेजिस्टेंस कितना है RB, वो हमें 50 किलो ओम दे रखा है। तो सबसे पहले हम बेस करंट निकाल लेते हैं IB। दोस्तों अगर हमें बेस वोल्टेज की वैल्यू दी होती तो हम IB काफी इजीली निकाल लेते। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है बेस वोल्टेज इक्वल्स टू कलेक्टर करंट अपॉन में बीटा। तो अब हम निकाल लेते हैं पहले कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट कितना हो जाएगा, कलेक्टर वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तो 2 × 10⁻³ तो I से निकल के आएगा 5 मिली एम्पेयर। तो सैचुरेशन कंडीशन में क्या होता है, जो कलेक्टर और एमीटर के बीच का वोल्टेज होता है वो हो जाता है 0 वोल्ट। और कलेक्टर करंट किसके इक्वल हो जाता है, वो जाता है बीटा मल्टीप्लाई में बेस करंट। तो बेस करंट हम निकाल सकते हैं इजिली। बेस करंट कितना निकल जाएगा, कलेक्टर करंट अपॉन में बीटा। बीटा का मान हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और कलेक्टर करंट हमने निकाल लिया था 5/200। तो ये निकल के आएगा 0.025 मिली एम्पेयर। अब हम यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। तो जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा VBB माइनस IBRB माइनस VBE। और क्या लिख सकते हैं इसे, VBB इक्वल्स टू IBRB प्लस VBE। तो ये हो जाएगा VBB इक्वल्स टू, IB का मान हम निकाल लिया था, कितना था 0.025 मिली एम्पेयर, मल्टीप्लाई में RB कितना था 50 किलो ओम, तो हो जाएगा 50 × 10⁻³ प्लस VBE कितना हो जाएगा 0.7, क्योंकि सैचुरेशन स्टेट में VB का मान कितना होता है 0.7 वोल्ट होता है। तो जब 0.025 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 10⁻³ से, तो ये कितना निकल के आएगा 1.25 प्लस 0.7। तो 1.25 प्लस 0.7 कितना होता है 1.95 वोल्ट। तो VBB कितना हो जाएगा 1.95 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेस सप्लाई वोल्टेज 1.95 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो उस केस में ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला जाएगा। तो सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है, उसके बाद आपकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, चाहे वो करंट की वैल्यू हो, चाहे वो पावर की वैल्यू हो, चाहे वो वोल्टेज की वैल्यू हो, जो भी वैल्यू आप यूज कर रहे हैं सैचुरेशन पॉइंट के बाद वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, ग्रेटर देन इक्वल टू 1.95 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, द वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक एंड फीडबैक फ्रैक्शन आर AV एंड MV रिस्पेक्टिवली, देन द गेन विद द नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक विल बी। यदि फीडबैक और फीडबैक अंश के बिना वोल्टेज लाभ क्रमश AV और MV है तो ऋणात्मक वोल्टेज फीडबैक के साथ लाभ कितना होगा। दोस्तों दो तरह के हमारे फीडबैक लूप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक के केस में क्या होता है कि फीडबैक सिग्नल हमारा फेस में होता है इनपुट सिग्नल के। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इनपुट होता है उसके साथ जो फीडबैक सिग्नल होता है वो सुपर इम्पोज हो जाता है, बिल्कुल उसके ऊपर फिट हो जाता है। एक तरीके से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो उसका गेन होता है वो हाई होता है पॉजिटिव फीडबैक के केस में। और पॉजिटिव फीडबैक किसके काम में आते हैं, ये ऑसिलेटर बनाने के काम में आते हैं और सिग्नल जनरेट करने के काम में आते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, पॉजिटिव फीडबैक में डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है, क्योंकि एक सिग्नल जब दूसरे सिग्नल पे सुपर इम्पोज होता है तो उससे नॉइस ज्यादा जनरेट होती है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन ज्यादा होते हैं। और जब डिस्टॉर्शन ज्यादा होते हैं तो सिग्नल में इनस्टेबिलिटी आती है, यानी कि अस्थिरता आती है। नेगेटिव फीडबैक के केस में क्या होता है, जो फीडबैक सिग्नल होता है वो आउट ऑफ फेस होता है इनपुट सिग्नल के, तो वो पूरी तरीके से सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो नेगेटिव फीडबैक का गेन होता है वो लोअर होता है
है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव फीडबैक। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली बात है, इसका गेन आपको कम मिलेगा, लेकिन इसके एडवांटेज काफी ज्यादा होते हैं नेगेटिव फीडबैक के। एक तो इसमें डिस्टॉर्शन कम होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बैंडविड्थ ज्यादा होती है, और नेगेटिव फीडबैक का इनपुट और आउटपुट इंपीडेंस बेहतर होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव फीडबैक। तो ये हमारा एक सिग्नल है जिसमें हमने एक नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करा है, और इसका वोल्टेज गेन कितना है? इसका वोल्टेज गेन है AV, और MV क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? MV रिप्रेजेंट कर रहा है फीडबैक फ्रैक्शन को, और जो फीडबैक फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। तो फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिला उसका कुछ पार्ट आपके इनपुट सिग्नल में दोबारा चला गया, और जो उसका फीडबैक फ्रैक्शन बनता है वो क्या बनता है? AV/1 प्लस AV/MV, और यहाँ पे AV क्या है? वोल्टेज गेन है। तो कुछ वोल्टेज गेन आपका दोबारा इनपुट सिग्नल में चला गया। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, एन एम्पलीफायर हैज अ करंट गेन ऑफ 240 विदाउट फीडबैक व्हेन नेगेटिव फीडबैक करंट इज अप्लाइड, डिटरमाइन द इफेक्टिव करंट गेन ऑफ द एम्पलीफायर, टेक द करंट अटेन्यूएशन MI इक्वल्स टू 0.015। बिना फीडबैक के एम्पलीफायर की धारा लाभित 240 है। जब ऋणात्मक धारा फीडबैक लागू होता है तो एम्पलीफायर का प्रभावी धारा लाभित का निर्धारण करे। मान ले धारा क्षीणन MI इक्वल्स टू 0.015 है। तो अभी हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बिना फीडबैक के जो हमारा करंट गेन है वो कितना है? वो 240 है, और अटेन्यूएशन दे रखा है हमें 0.015, और ये अटेन्यूएशन क्या दर्शा रहा है कि जो हमें आउटपुट करंट मिला है उसका कुछ पार्ट आपका दोबारा फीडबैक कर दिया गया इनपुट में। तो अभी हमने नेगेटिव फीडबैक का एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था? वो था AI, वहाँ पे वोल्टेज था तो हमने AV लिखा था, यहाँ पे करंट है तो हम AI लिख रहे हैं, 1 प्लस AI/MI। बस उसमें क्या था? जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था वो था AV 1 प्लस AV/MV। तो AI हमें पता है कितना है? 240 है, 1 प्लस 240 मल्टीप्लाई में 0.015। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अराउंड आएगा 52.17। दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑप्शन गलत लिख दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 52.17। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू JFET। JFET के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? A, इट इज अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर, B, इट इनपुट करंट इज रिवर्स बाइस्ड, C, इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, एंड D, इट्स नॉइज लेवल इज वेरी स्मॉल। दोस्तों जितने भी हमारे गिवन ऑप्शंस हैं उसमें पहला स्टेटमेंट गलत है कि जो JFT होता है वो बाइपोलर डिवाइस होता है। ऐसा नहीं है, JFT हमारा यूनिपोलर डिवाइस होता है, या इसे बोल सकते हैं JFT हमारा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो JFT में करंट फ्लो कर रहा है वो किसी एक चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करेगा, और उस चार्ज कैरियर को बोला जाता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। या तो करंट फ्लो करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, या करंट फ्लो करेगा ड्यू टू होल, पर जो भी होगा वो एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। और बाइपोलर ट्रांजिस्टर के एग्जांपल है BJT। इसमें जो करंट फ्लो करता है वो होल्स की वजह से भी करता है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करता है, लेकिन JFET में या FET में जो करंट फ्लो करेगा वो केवल होल्स की वजह से करेगा या फिर केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करेगा। BJT में जस्ट अपोजिट है, दोनों चार्ज कैरियर की वजह से ही आपका करंट फ्लो करता है। तो जो पहला पॉइंट है वही गलत पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट है इसका, इट्स इनपुट सर्किट इज रिवर्स बाइस। बिल्कुल सही बात है, जो JFET का गेट और सोर्स जंक्शन होता है वो रिवर्स बाइस होता है, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन रीजन बनता है वो गेट के तरफ बनता है, और गेट की मदद से हम क्या करते हैं? हम ड्रेन और सोर्स के बीच के करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये भी पॉइंट ठीक है। दोस्तों दो तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है वोल्टेज कंट्रोल ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है करंट कंट्रोल ट्रांजिस्टर। एक सिंपल डेफिनेशन में आपको समझाऊं कि वोल्टेज कंट्रोल और करंट कंट्रोल क्या होता है। तो वोल्टेज कंट्रोल वो डिवाइस होते हैं जो किसी के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को इनपुट वोल्टेज की मदद से कंट्रोल करें। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल बाय इनपुट वोल्टेज। वहीं पे करंट कंट्रोल क्या करते हैं? वो किसी डिवाइस की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं इनपुट करंट के माध्यम से। तो इसका मतलब ये होता है जो करंट हम इनपुट पर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से किसी भी डिवाइस के आउटपुट में फर्क आएगा। तो जो FET होता है या JFET होता है वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, और वोल्टेज को कहाँ अप्लाई करा जाता है? उसको गेट पे अप्लाई करा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है, और वो डिप्लीशन रीजन किसे कंट्रोल करता है? वो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल को कंट्रोल करता है। और JFET का नॉइस लेवल भी काफी कम होता है एज कम्पेयर टू BJT। JFET का नॉइस लेवल कम होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये वाली जो धारणा है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन FET द मिनिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज एट विच द ड्रेन करंट एसेंशियली बिकम कांस्टेंट इज नोन एज। FET में न्यूनतम ड्रेन सोर्स वोल्टेज जिस पर ड्रेन धारा अनिवार्य रूप से नियत हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है? ए, पिंच ऑफ वोल्टेज, बी, पिंच ऑन वोल्टेज, सी, शॉर्ट गेट वोल्टेज, एंड डी, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। दोस्तों ड्रेन सोर्स बीच के बीच में जो न्यूनतम वोल्टेज होता है, जिस वोल्टेज के बाद आपका करंट कांस्टेंट हो जाता है, उसे बोला जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज। तो इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ड्रेन सोर्स वोल्टेज की है, और जो वर्टिकल लाइन है
ये ड्रेन करंट की है। तो जब हम ड्रेन सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो इस पॉइंट पे यानी कि VP पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे आपका जो ड्रेन सोर्स करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। ये वाला पॉइंट आपका मैक्सिमम करंट को दर्शा रहा है। और जो डिप्लीशन रीजन होगा गेट के अराउंड वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और जब डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाता है, ये हमारा डिप्लीशन रीजन है, तो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इस डिप्लीशन रीजन को पार नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है किसी भी ट्रांजिस्टर में या किसी भी सेमीकंडक्टर में, वो लिमिट हो जाता है। क्योंकि करंट फ्लो के लिए क्या जरूरत होती है, उसके लिए जरूरत होती है कि जो डिप्लीशन रीजन है वो छोटा हो, ताकि जो चार्ज कैरियर्स है वो इजिली डिप्लीशन रीजन को पार कर सके। तो VP पॉइंट पे क्या होता है कि जो डिप्लीशन रीजन होता है गेट का वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से करंट लिमिट हो जाता है। और जब करंट लिमिट हो जाता है उसके बाद कोई भी फर्दर इंक्रीज नहीं होता है करंट के लेवल पे, यानी कि करंट सैचुरेशन जोन में चला गया, या इसे ऐसा भी बोल सकते हैं करंट कांस्टेंट जोन में चला गया। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंच ऑफ वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 37 है, आ JFET हैज द फॉलोइंग पैरामीटर IDSS 32 मिली एम्पियर, VGS 8 वोल्ट, VGS -4.5 वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट। दोस्तों इसके लिए आपको JFET पिंच ऑफ वोल्टेज के ड्रेन करंट का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला क्या है, या इसे बोलते हैं शॉकले इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है ID इक्वल्स टू IDSS ब्रैकेट 1 माइनस VGS अपॉन में VGS ऑफ स्टेट इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे ID क्या है, ड्रेन करंट है, IDSS क्या है, ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट है, VGS गेट सोर्स वोल्टेज, और VGS ऑफ जिसे बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। तो हमें वैसे बेसिकली सबका मान दे रखा है, हमें सिंपल फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट करना है। तो अब हम सारी वैल्यू को पुट करते हुए चलते हैं। IDSS का मान कितना दे रखा है, हमें 32 मिली एम्पेयर दे रखा है, 1 माइनस, अब मैंने मिली एम्पेयर को एम्पेयर में चेंज इसलिए नहीं करा क्योंकि जो हमें आंसर दे रखे हैं सारे मिली एम्पेयर में दे रखे हैं, तो इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस VGS कितना दे रखा है हमें, VGS गेट सोर्स वोल्टेज वो दे रखा है -4.5, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं -4.5। और पिंच ऑफ वोल्टेज हमें कितना दे रखा है, -8। तो बेसिकली इस माइनस से माइनस कट जाएगा और इसका होल स्क्वायर। अब दोस्तों कैलकुलेशन आपके ऊपर है, एक बार जरूर कैलकुलेट करके देखना। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6.12 मिली एम्पेयर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.12 मिली एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT हैज 10 वोल्ट बिटवीन द बेस इफ द इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इज 0.65, फाइंड द पीक पॉइंट वोल्टेज इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इन द PN जंक्शन इज 0.7 वोल्ट। एक यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT के पास बेस के बीच 10 वोल्ट है। यदि आंतरिक स्टैंड ऑफ अनुपात 0.65 है तो PN जंक्शन में आगे वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट है, तो पीक पॉइंट वोल्टेज ज्ञात करें। दोस्तों पीक पॉइंट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, इसे लिखते हैं हम VP, वो होता है दोस्तों N मल्टीप्लाई में VBB प्लस VD। ये होता है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, जिसका मान हमें दे रखा है 0.65। बेस के बीच का वोल्टेज कितना दे रखा है, 10 वोल्ट, और फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना दे रखा है, 0.7 वोल्ट। अब फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.65 इंटू 10 प्लस 0.7। तो 0.65 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 6.5 प्लस 0.7। तो 6.5 प्लस 0.7 कितना होता है, 7.2 वोल्ट। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7.2 वोल्ट।